नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बीजेपी नेताओं के पुराने ट्वीट्स खंगाले जा रहे हैं। इसकी शुरुआत नुपुर शर्मा से हुई। ये मौका बीजेपी नहीं दिया, नुपुर शर्मा को निष्कासित किया। उसके बाद वो हावी हो गए। नुपुर शर्मा के साथ नवीन कुमार जिंदल को भी निष्कासित किया था। उनका भी ट्वीट से जुड़ा हुआ ही मामला था। उसके बाद अरुण यादव को पुराने ट्वीट के आधार पर ही पार्टी से बाहर किया गया। तो अब ताजा मामला है प्रशांत पटेल उमराव का, जो कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता थे। इनके 2013 का ट्वीट उठाकर लाया जा रहा और ये मौका विशुद्ध रूप से बीजेपी नहीं दिया है। इतने सालों में उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई, लेकिन अब उनकी भावनाएं उन ट्वीट्स के आधार पर होने लगे। जब प्रशांत पटेल उमराव ने ये ट्वीट किया था तब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में है तो उनको निशाना बनाया जाना तय था, क्योंकि उन्हें मौका मिल चुका है। क्योंकि पहले जो उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया उसका फायदा उन्हें मिला है। तो प्रशांत पटेल का पुराना जो ट्वीट था, कई ट्वीट सामने आए। मोहम्मद की पत्नी के घर की जगह शौचालय बन गया है और मोहम्मद के जन्म स्थान की जगह लाइब्रेरी बन गया है। एक और उनका ट्वीट है कि हमें कुत्ते का पिल्ला मिला, भटकता हुआ, उसे पाल लिया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रखा क्योंकि वो ईद के दिन मिला था। एक और भी इनका ट्वीट वायरल हो रहा है। वो ट्वीट है, 2 मूलिया अपने स्तनों में सर्जरी द्वारा बम छुपाकर भारत प्रवेश कर चुकी है, जिसे बम स्क्वाड और स्कैनर से भी पकड़ना मुश्किल है। अब इसको लेकर इन्हें निशाना बनाया जाने लगा, इनकी गिरफ्तारी की भी मांग होने लगी। उसके बाद इनका ट्विटर हैंडल डीएक्टिवेट हो गया। अब इन्होंने खुद किया या ट्विटर ने किया, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो जिस तरह से बीजेपी ने मौका दिया है, अगर इस तरह से पुराने बयान इनके खंगाले जाए, तो जब ये विपक्ष में होते थे तो इस तरह के बयान होते थे इनके। तो ऐसे देखा जाए तो बीजेपी में शायद ही कोई बचे। हाँ, मोदी जी ने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की है। किसी भी सार्वजनिक मंच से आप देखेंगे तो उन्होंने हमेशा मजहब की प्रशंसा ही की है। और जब आप उनकी तकरीरों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये मजहब के बहुत बड़े आलिम हैं। कई ऐसे मौके रहे जहां नरेंद्र मोदी ने ये चीज बताया कि वो मजहब की पूरी जानकारी रखते हैं और उन्होंने मजहब के खिलाफ ना आज तक कोई काम किया, ना उनके खिलाफ कोई बयानबाजी की। वैसे देखा जाए तो इनके ज्यादातर नेता इस तरह के बयान पहले देते रहे, लेकिन अब इनको निशाना बनाया जा रहा है। अब यहां पर देखना होगा कि बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि जब उन्होंने ट्वीट किया था तब बीजेपी में नहीं थे। अगर बीजेपी चाहे तो यहां एक्सक्यूज दे सकती है, वरना इनका अरुण यादव बनना तो तय है ही, क्योंकि बीजेपी को खुश करना है। इस खुश करने का परिणाम है कि ईद के दिन मजहबी लोगों के बीच जाकर ये आपको बकरीद की बधाई देने आए हैं। पहले तो बकरीद की बधाई लीजिए, कमल के फूल की जरूरी है। शुभ बधाई। क्या बात, बकरीद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। विधानसभा में ये बूथ हम लोग हार गए, तो ऐसी क्या कमियां हैं जो बूथ हार गए, इसकी जानकारी अपने भाइयों से लेने हैं। और हम लोग ऐसा क्या काम करें मोदी जी के हाथ मजबूत। और शुभकामनाएं। ये कमल के फूल के साथ आपको बधाई देने आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग शुभकामनाएं देने आए हैं। थोड़ा आप लोग के आशीर्वाद से हाँ, ये मिस्त्री जरूर चीज है, बहुत बड़ा मिस्त्री। बच्चों से बात करो, बच्चों से। चलो आप आओ, तो बकरीद कुछ मतलब हम क्या कारण है। आप लोग क्योंकि अनुभवी हो, आप लोग समाज में आप लोग उन कमियों को बता पाओगे और उन कमियों को हम लोग किस जगह अभियान चला रहे हो?
पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से बूथ सशक्तिकरण का एक अभियान चल रहा है, जो हमारे सी और डी ग्रेड के बूथ हैं, जहां पर हमको वोट ऑफ परसेंटेज बहुत कम रहता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती है, जिन बूथों पर, उन बूथों पर हम लोग जा करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे क्या कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर वोट नहीं। लोग कमल का फूल दे रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या डिमांड है। अब उनकी डिमांड क्या है आप सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर काम कर लिया, अब उनका डिमांड इनको मानना ही है, तो इन्हें सफेद टोपी में उनके सामने जाना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्या काफिरों से है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए किस हद तक गिरेगी, और जो ये तृप्तिकरण है उसी के तहत ये सब किया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या करे। तो सब काम तो कर ही लिया, बस अब टोपी पहनना बाकी रह गया। एक और काम भी बाकी रह गया जिसके बारे में यहां बोलना चाहता नहीं हूं, बाकी अब समझदार है समझ सकते हैं। तो तीसरा मामला है जामताड़ा झारखंड का, जहां 100 से अधिक स्कूल है, जहां जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। वहां का एक वीडियो भी सामने आया। अब जो वहां के डीसी है वो एक मजहबी व्यक्ति है, जो कि इस मुद्दे पर बोलना भी नहीं चाह रहे, थोड़ी बहुत बोलकर निकल गए। इतने आईएएस पीसीएस बनने लगे, कैसे बनने लगे? हमेशा से चर्चा करते रहे कि प्रधानमंत्री जी का नया सवेरा योजना है, उसके तहत इन्हें फ्री आईएएस कोचिंग दी जाती है। एक और चीज भी इस नरेंद्र दामोदर दास की सरकार ने किया, वो काम था इस्लामिक स्टडी जोड़ना। उसकी कॉपी कौन जांच करेगा? वही लोग करेंगे। और आप जानते हैं कि एक मजहबी हमेशा मजहबी होता है, चाहे वो किसी भी जगह पर चला जाए, मजहबी कार्यों में उसका पोजीशन बाधा नहीं बनता, क्योंकि वो पहले मजहबी है, उसके बाद कुछ और है। तो ये नया सवेरा तक ही खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री जी का 15 सूत्रीय योजना है, जहां मजहबी लोग ज्यादा संख्या में होंगे, उस सीट को रिजर्व भी नहीं किया जाएगा और उस क्षेत्र में मजहबी पुलिस वालों को ही नियुक्त किया जाएगा। तो सरकार ने मान लिया है कि जो मजहबी बहुल इलाका है वो मजहबी लोगों का है। जब वहां रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मजहबी चुनकर ही आएंगे। बाकी जहां SC ST को रिजर्वेशन देना होगा तो उन क्षेत्रों को देखा जाएगा जहां हिंदू बहुलता में, तो पुलिस वाले भी उनके, नेता भी उनके, सारा काम उनका। अब बात है यहां झारखंड सरकार की। तो ये जो जामताड़ा की समस्या है पहले नहीं रही होगी, अब क्यों हो गई? इसका एकमात्र वजह है मजहबी अनुपात का बढ़ना। जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो इसके एजेंडा में नहीं है, क्योंकि वो उनके वोटर हैं। केंद्र में बैठी हुई राष्ट्रवादी सरकार जिसको वोट नहीं करते, उसका वोट पाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। बिना वोट मिले इतना काम कर रहे हैं, तो वोट मिलने के बाद क्या करेंगे? इस तरह के हालात जनसंख्या असंतुलन की वजह से ही हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है तो केंद्र सरकार बोलती है कि हम उन्हें समझाएंगे, हम जबरन किसी के ऊपर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं कर सकते। राज्यसभा में भी सरकार का यही पक्ष होता है। तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं करेगी, और जहां जहां मजहबी अनुपात बढ़ता जाएगा, ये केवल समस्या झारखंड की नहीं है, बिहार की भी है, बंगाल की भी है, और वैसे हर जगह की है जहां ये भारी संख्या में है, वहां कोई भी कानून लागू नहीं होता। इसके लिए सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और जब आप सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी बनाने की बात करेंगे वहां सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इस तरह के मामले आते रहेंगे, और आपके यहां जो ये समस्या आज नहीं है, 10 साल के बाद मजहबी अनुपात वहां भी बढ़ जाएगा, वहां भी इसी तरह की समस्या होनी है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।